मरकजी हुकूमत सफाई के लिए चलाई गई अवामी तहरीक 1 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा बड़ी सफाई मुहिम का इनकाद। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा, हुकूमत सब्ज तवानाई का निशाना हासिल करने के लिए है पुरअज़्म। बीजेपी ने केजरीवाल के शीश महल की सीबीआई तहकीकात को करार दिया इंतहाई अहम। बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने कहा, जब कोरोना की वजह से दिल्ली वाले थे परेशान तो केजरीवाल बना रहे थे अपना महल आलीशान। सीबीआई सच लाएगी सामने। पंजाब में अपोजिशन का इत्तेहाद हुआ बेनकाब। एनडीपीएस एक्ट के तहत एमएलए की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के तेवर जारहाना। आम आदमी पार्टी पर लगाया सियासी हरीफों को कुचलने का इल्जाम। मुल्क में सब्ज इनकलाब के बानी और अजीम ज़रई साइंसदान एमएस स्वामीनाथन का इंतकाल। चेन्नई में ली आखिरी सांस। 98 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। आज एशियन गेम्स के 5वें दिन शूटिंग टीम ने हिंदुस्तान के लिए जीता गोल्ड मेडल। रोशबीना ओरम ने वुशु में जीता चांदी का तमगा। घुड़सवारी में अनुष ने जीता कांसे का तमगा। आज गणपति बप्पा को मुल्क भर में बड़े धूमधाम से दिया जा रहा है अलविदाइया। मुंबई में पुलिस और इंतजामिया की जानिब से किए गए हैं ठोस हिफाजती इंतजामात। और सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने ईद मिलाद उन नबी पर दी मुबारकबाद। आज भाईचारे और अमन का पैगाम देने वाले दीन इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है यौम विलादत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। भारत के अजीम ज़रई साइंसदान एमएस स्वामीनाथन का आज इंतकाल हो गया। उन्होंने आज सुबह तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई में आखिरी सांस ली। वो 7 अगस्त 1925 को पैदा हुए। स्वामीनाथन ने 98 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। उन्हें भारत में सब्ज इनकलाब का बानी कहा जाता है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक तवील उम्र के बाइस पैदा होने वाले मसाइल के बाइस उनका इंतकाल हुआ। एमएस स्वामीनाथन की बेटी सोमैया स्वामीनाथन ने डीडी न्यूज़ के साथ बात करते हुए अपने वालिद के ताउन को याद किया। उन्होंने कहा कि एमएस स्वामीनाथन किसानों की फलाह बहबूद और मुल्क को खुद कफील बनाने के लिए कोशिशें करते रहे। हमेशा फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए मन में बहुत बहुत प्यार था जी। और अभी कुछ दिनों पहले भी जब वो कुछ ठीक थे तो हमेशा वो किसानों के बारे में ही सोचते रहे और उनकी अच्छाई के लिए आगे क्या हो सकता है, यही उनके आई थिंक फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड उनका दिल का जो पैशन है और उनके जो पूरे लाइफ का जो काम है वो उसी के लिए रहा है। देश को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए अपने फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए, और हमारे किसान भाइयों और ज्यादातर किसान बहनों, महिला किसानों के लिए उनके दिल में बहुत बहुत प्यार था। बंगाल फैमिन का वो बताते थे हमें, उसका बहुत बड़ा उनके ऊपर असर हुआ कि हमारे देश में इतने लोग मर गए। अब उस समय हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, ब्रिटिश राज में था, और उनको कई अपॉर्चुनिटीज मिले। पुलिस फोर्स में भी उनको भर्ती होने का चांस मिला था, उनको एडमिशन मिला था, बट उन्होंने एग्रीकल्चर का ही फील्ड चुना और उसमें उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो तो मेरे ख्याल सबको पता है। उनका जो एक पर्सनालिटी का जो यूनिक फीचर था कि वो साधारण आदमी के बारे में सोचते थे, और उनकी जो लाइफ की प्रिंसिपल्स रही हैं, उनके जीवन, उन्होंने महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर उनके इंस्पिरेशन थे जी। तो कहते थे कि जो गांधी जी ने हमेशा
सबसे गरीब आदमी और औरत के बारे में सोचने के लिए संदेश किया था। जब भी कोई नई चीज हम करें, वो कहते थे पहले गरीब आदमी के बारे में सोचें, उनको कुछ फायदा होगा कि नहीं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ज़रई साइंसदान डॉक्टर MS के इंतकाल पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता ज़रई साइंसदान डॉक्टर MS स्वामीनाथन के इंतकाल पर गमज़दा हूँ। एक ख्वाब देखने वाले जिन्होंने खुराक की हिफाजत के हुसूल के लिए बेपनाह कोशिश की, उन्हें बजा तौर पर सब्ज़ इनकलाब का बानी कहा जाता है। सब्ज़ इनकलाब जिसने हमारे मुल्क की ग़िज़ाई अजनास में खुद कफ़ालत को यकीनी बनाया। उन्होंने ज़रई साइंस में अहम तहक़ीक़ की, जिसके लिए उन्हें पद्म विभूषण से लेकर बावक़ार वर्ल्ड फूड अवार्ड समेत मुतादिद अवार्ड्स मिले। वो अपने पीछे भारतीय ज़राअत में अजीम कामयाबियों की मीरास छोड़ गए। हमने अपने पीछे साइंस की एक भरपूर मीरास छोड़ी है, जो दुनिया को इंसानियत के लिए एक महफूज और भूख से पाक मुस्तक़बिल की तरफ रहनुमाई करने के लिए काम कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि उन्हें डॉक्टर MS स्वामीनाथन के इंतकाल पर बहुत अफसोस हुआ है। हमारे मुल्क की तारीख के एक बहुत ही अहम वक्त में ज़राअत में उनके अहम काम ने दसियों लाख अफराद की ज़िंदगियों को बदल दिया और हमारे मुल्क के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। ज़राअत में अपनी इनक़लाबी शराकत के अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन इख्तरा के पावर हाउस और एक मुतासिर कुन गुरु थे। तहक़ीक़ और रहनुमाई के लिए उनकी गैर मुतज़ल्ज़िल वाबस्तगी ने लातादाद साइंसदानों और इख्तराकारों पर अनमिट नक़ूश छोड़े हैं। मैं डॉक्टर स्वामीनाथन के साथ अपनी मुलाकातें हमेशा याद रखूँगा। भारत की तरक्की को देखने का उनका जज्बा मिसाली था। उनकी ज़िंदगी और काम आने वाली नस्लों को मुतासिर करेगा। उनके अहले खाना और मद्दाहों से ताज़ियत। ओम शांति। छोटी, बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनत, रोड ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने सफाई मुहिम के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सफाई की अवामी तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए 1 अक्टूबर 2023 को बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। लिहाजा मन की बात के 105वें एपिसोड में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम शहरियों से अपील की है कि वो 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सफाई के लिए इज्तिमाई तौर पर 1 घंटे का ताउन दें। एक तारीख 1 घंटा प्रोग्राम ऐसा दिया गया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और इसमें मन की बात में उन्होंने इसको डिक्लेयर किया है। तो स्वच्छता ही सेवा 2023 एक तारीख 1 घंटा प्रोग्राम, इसके भी प्लानिंग बड़े प्रमाण पर हमने किया। ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइज जो हमारा जो सेक्टर है, इसमें हम श्रमदान की एक्टिविटी भी करेंगे क्लीननेस के लिए, और इसमें हमारे RO PD सब नीचे लेवल तक सबको सूचना दी गई है, और ये भी कार्यक्रम हम क्लीननेस के हिसाब से करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद महात्मा गांधी के सफाई के ख्वाब को पूरा करना है, जिसके लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है और बहुत सी स्कीमें बनाई गई हैं। अनेक योजनाएं हाथ में ली है, जो स्वच्छ भारत के महात्मा गांधी जी के सपने को पूरा करने का जो एक प्रकार से मिशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिया, उसमें काफ़ी सफलता मिली है। स्वच्छता ही सेवा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हमने हमारे यहाँ क्लीननेस ड्राइव अलॉन्ग नेशनल हाईवेज, वे साइड एमिनिटीज़, ढाबाज, टोल प्लाजा एंड बस स्टॉप शेल्टर्स, और करीब 13,000 लोकेशंस है। 7,000 लोकेशंस हमने ऑलरेडी कवर्ड की है। और आयुष की वजारत स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत इतवार को 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ का एहतमाम करेगी। मुल्क भर में 200 से ज़ायद प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और 750 कॉलेजों पर मुश्तमिल नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी भी इस तकरीब में शिरकत करेगी। स्वच्छता ही सेवा 2023 का थीम कचरे से पाक भारत है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में इत्तेहाद करके साथ चलने की बात करने वाली अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की पोल खुलती हुई नजर आ रही हैं।
NDPS एक्ट से मुताल्लिक एक मामले में अपने MLA की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस रियासत की आम आदमी पार्टी हुकूमत पर हमला कर रही है। कांग्रेस ने भगवंत मान हुकूमत पर अपोजिशन को दबाने का इल्ज़ाम लगाया। दूसरी जानिब गिरफ्तार कांग्रेस लीडर सुखपाल सिंह खेरा ने वज़ीर आला पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम भी लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल और भगवंत मान अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने की बात करते हैं, जबकि पंजाब में वो कांग्रेस की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। Not be surprised if he gets me physically eliminated also. I am fully, let me tell you, because जिस तरह का ये खून का प्यासा हो गया झूठे केसों के ऊपर दोबारा ये चौथा केस है मेरे खिलाफ भगवंत मान की तरफ से। पहले 3 FIRs की मेरी बहन तक उनके खिलाफ, उनको लेडीज को भी नहीं छोड़ा। अब ये चौथी FIR करके तो जो आदमी इतनी ज्यादा नफरत रखता है वो तो आपको फिजिकली भी एलिमिनेट करा सकते हैं। ये पुलिस उनकी है। अगर मेरे घर में विदाउट वारंट, विदाउट एनी FIR, विदाउट इन्फॉर्मिंग चंडीगढ़ पुलिस घुस सकते हैं सुबह 6 बजे। आई एम इन देयर कस्टडी नाउ। और जेलों में तो गैंगस्टर्स बैठे हैं। जिस भी जेल में मेरे को भेजेंगे वहां तो गैंगस्टर्स हैं और गैंगस्टर्स इनके साथ है। वो इनके जेलों से इंटरव्यू देते हैं, वो यहां से बैठे क्लेम करते हैं कि हम फलाने आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। तो इनके लिए तो दैट मीन्स देयर इज, आई सेंस समथिंग वेरी वेरी डेंजरस। बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली हुकूमत और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर बदनवानी का इल्ज़ाम लगाया। बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली अरविंद केजरीवाल की लूटमार और बदनवानी से हैरान है। आम आदमी के नाम पर पार्टी बनाई और आम आदमी के खजाने को ही लूटा। दिल्ली के लोग आज वजीर आला से जवाब मांग रहे हैं। जांच शुरू होने के बाद याद आ रही है, हमें इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग हम लगातार कर रहे थे। जब सीबीआई जांच करेगी तभी उन सारी चीजों का पता चलेगा कि रात में क्यों किसी अधिकारी के कमरे को खोल करके वहां से फाइल चुराने की कोशिश हुई, साक्ष्य को नष्ट करने के प्रयास हुए। ऐसी स्थिति में हम उम्मीद करते हैं कि इस जांच से जनता के सामने राजमहल की सच्चाई आएगी। और राजमहल घोटाले की जांच इसलिए भी जरूरी है, वो सभी लोगों से मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि सीएम बंगला निर्माण के लिए टेंडर जारी करने के नियमों का जो उल्लंघन किया गया वो किसके इशारे पे किया गया, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि जब मुल्क में कोरोना की वजह से राजधानी की बदतरीन सूरत हाल थी, दिल्ली वाले ऑक्सीजन के लिए परेशान थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल अपना महल बनाने में मसरूफ थे। महल की हकीकत सीबीआई की जांच से सामने आएगी। आम आदमी के खजाने को लूटने के लिए आम आदमी का ही प्रयोग किया है। और हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये जितने भी घोटाले दिल्ली सरकार के हुए हैं, इसमें कोई जेल में हो या जेल में जाने वाला हो या जांच के घेरे में हो, ये सबका अगर कोई सही मायने में किसी के इशारे पे हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल के इशारे पे हो रहा है। मुझे लगता है कि जहां तक दिल्ली के राजमहल के भ्रष्टाचार का मामला है, मैं नहीं, दिल्ली के लगभग हर लोग इसमें ये मान रहे हैं कि इसमें टॉयलेट और पर्दे ही करोड़ों के हैं। बाकी तो क्या है पता करने पे, जब सीबीआई इसकी इंक्वायरी करेगी, कर रही है, शुरू किया तो पता चलेगा। बीजेपी रहनुमा शहजाद पूनावाला ने आप हुकूमत पर कहा कि ये करप्शन का मामला है। उन्होंने कहा कि आज विक्टिम कार्ड का नहीं, रिपोर्ट कार्ड का वक्त है। आज मुल्क के अवाम केजरीवाल से अपना करप्शन रिपोर्ट कार्ड पेश करने का मुतालबा कर रहे हैं। हर खर्च को 10 करोड़ के नीचे रखा गया, 9,99,999 रुपए रखा गया, ताकि 10 करोड़ पार होते ही जो प्रक्रिया आती उसमें वो प्रक्रिया से बचा जा सके। आज इसीलिए ये दिल्ली की जनता की जीत है, क्योंकि दिल्ली की जनता लगातार दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मांग कर रही थी कि किस प्रकार से इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच हो। पहले सीएजी की भी जांच हुई, तब भी इन्होंने विक्टिमहुड कार्ड निकाला। आज सीबीआई की जांच हुई है, देख लेना 5-10 मिनट के बाद अब ये सारे लोग मिलकर बोलेंगे, देखिए हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हम इधर अच्छा काम कर रहे हैं, हम उधर अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए विक्टिमहुड कार्ड आएगा। परंतु आज विक्टिमहुड कार्ड का नहीं,
आज समय है रिपोर्ट कार्ड देने का। अरविंद केजरीवाल जी, रिपोर्ट कार्ड दीजिए अपने भ्रष्टाचार का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क़यादत में इलेक्शन कमीशन की टीम राजस्थान में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल और 1 अक्टूबर के दरमियान जयपुर का दौरा करेगी। रियासत में इलेक्शन कमीशन की टीम इंतखाबात से मुताल्लिक़ तमाम जमातों से बातचीत करेगी और इंतखाबात की तैयारियों के लिए किए जाने वाले ज़रूरी इक़दामात के लिए भी मुशावरत करेगी। इस मामले में कमीशन की टीम इंतज़ामी अफसरान, पुलिस हुक्काम, सियासी जमातों और समाजी तंजीमों से भी बात करेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा और कौमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष रियासती इंतखाबात से कबल छत्तीसगढ़ के बीजेपी रहनुमाओं से मुलाकात के लिए राजधानी रायपुर में बीजेपी के दफ्तर पहुंचे। पार्टी रहनुमा इंतखाबात के पेश नज़र तैयारियों का जायजा लेंगे और उम्मीदवारों के नामों पर गौर करेंगे। इससे कबल बुध की रात देर गए जयपुर में बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी की कौमी तंजीम के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष, कौमी जनरल सेक्रेटरी और रियासती इंचार्ज अरुण सिंह, बीजेपी के रियासती सदर CP जोशी, बीजेपी के रियासती इलेक्शन इंचार्ज प्रहलाद जोशी, कौमी नायब सदर और साबिक वज़ीर आला वसुंधरा राजे, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राजेंद्र राठौर और कोर कमेटी के दीगर मौजूदीन मौजूद थे। मीटिंग में आइंदा राजस्थान असेंबली इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। नाबालिग लड़की की इस्मत दरी और कत्ल के बाद राजस्थान हुकूमत का नज़्म व नस्क एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल सीकर ज़िले के रामगढ़ शेखावटी थाने के ढानी लाउंडा गांव में 10वीं जमात में पढ़ने वाली एक 15 साल लड़की शनिचर की रात घर से लापता हो गई। अगले दिन दोपहर 12 बजे लड़की की लाश गाँव के एक कुएं से मिली। घर वालों ने गांव के ही कुछ लोगों पर नाबालिग के अगवा, इज्तिमाई इस्मत दरी और ब्लैकमेल करने का इल्ज़ाम लगाया है। जैसे ही उन्हें नाबालिग के लापता होने का इल्म हुआ, उन्होंने फतेहपुर के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट और पुलिस राम प्रताप की क़यादत में लापता नौजवान की तलाश शुरू कर दी। लड़की की लाश को रामगढ़ के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के मुर्दा खाने में रखा गया है। बीजेपी लीडरान और कुनबे के अफराद इंसाफ का मुतालबा करते हुए अस्पताल में हड़ताल पर बैठ गए हैं। राजस्थान पुलिस का कहना है कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। मैं गहलोत सरकार से कहना चाहूंगा कि तुरंत कड़क से कड़क एक्शन ले। जिस तरह से ढीलापन आपने पिछले 4 साल में रखा है, उसका नतीजा है कि राजस्थान आज पूरे देश में दुष्कर्म के मामले में टॉप पे पहुंच गया है। एक बार शर्म करनी चाहिए। गांधीवादी चोला उखाड़ के इस तरह के जो अपराधी हैं उन पे जितनी सख्त कार्रवाई की जाए वो करनी चाहिए। हम सर्व समाज के लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इस मामले में परिजनों के साथ हैं। और उज्जैन नाबालिग लड़की के रेप केस पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR की रुकन दिव्या गुप्ता ने कहा कि वे बच्ची की हालत देख कर आई हूँ, वो ठीक हो रही है और सेहतयाब हो रही है। वाकई में मुलविस मुल्जिमान को उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तहकीकात जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे हसास मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो घटना है वो अपने आप में बहुत मानसिक रूप से उद्वेलित करने वाली घटना है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए बहुत कम है। घटना को सुनते ही रोंगटे खड़े होते हैं और समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। बच्ची से आज मैं उसकी सारी स्थिति देखकर आई हूँ। MTH में जहाँ वो बच्ची भर्ती है वहाँ वो रिकवर कर रही है। नारियल पानी वगैरह पिया है आज बच्ची ने। घटना में जो लोग पाए गए थे, जो अपराधी थे, वो उज्जैन पुलिस ने अमूमन किन्हीं को पकड़ा है और उनसे पूछताछ जारी है। माता पिता भी शायद ट्रेस हुए हैं और उनको भी बुलाया जा रहा है। तो मेरा निवेदन इस बात का है कि इस पॉक्सो विक्टिम को, इस घटना को पॉलिटिसाइज कांग्रेस जो करने की कोशिश कर रही है, उनसे उनकी जो मानसिक एक स्थिति है वो मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। समाज में व्याप्त इस तरह के जो लोग हैं उन पर उंगली उठाने के बजाय, भर्त्सना करने के बजाय शासन प्रशासन पर उंगली उठाना, मुझे लगता है कि कांग्रेस की बहुत खराब मानसिकता का ये द्योतक है। हिंदुस्तान ने दुनिया की 132 मईशतों में इनोवेशन इंडेक्स में अपनी मजबूत गिरफ्त बरकरार रखी है।
हिंदुस्तान साल 2023 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वें नंबर पर है। साल 2023 के लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के इंडेक्स में हिंदुस्तान की दर्जाबंदी में 2015 से मुसलसल बेहतरी हो रही है। साल 2015 में हिंदुस्तान की रैंकिंग 81वीं थी, जो 8 सालों में बेहतर होकर 40वें नंबर पर आ गई है। हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च और स्टार्टअप इकोसिस्टम की वजह से इनोवेशन इंडेक्स में बेहतरी आई है। कोविड बहरान के दौरान हिंदुस्तानी साइंसदानों ने अपने तौर पर आलमी सतह की तहकीक के जरिए खुद कफील हिंदुस्तान की सिमत में अहम ताउन दिया। हुकूमत और निजी शोबे बायोटेक्नोलॉजी, ज़रई तहकीक, खला, इलेक्ट्रॉनिक्स और AI जैसे शोबों में इख्तरा के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। नीति आयोग और CII वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से जुमे को GII 2023 लॉन्च करेगा। आज ईद मिलादुन नबी है। आज का दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश की याद में मनाया जाता है। ये उनकी ज़िंदगी और उनकी तालीमात की भी याद दिलाता है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मनाया जाता है, जो इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना है। अगरचे उनके यौम पैदाइश में इख्तलाफ है कि उनकी पैदाइश 9 रबीउल अव्वल को हुई या 11 को, लेकिन इस पर इजमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 12 रबीउल अव्वल को ही हुआ था। बहरहाल पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने कौल व फ़ेल से तौहीद, उख़ुवत, इंसानियत की भलाई और अमन का पैगाम दिया। पेश है एक रिपोर्ट। आज ईद मिलादुल नबी है। आज ही के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आपने अपने पैगाम के जरिए आलम इंसानियत को ऐसा दर्स दिया जिसकी मिसाल कहीं और नजर नहीं आती। आपका सबसे बड़ा पैगाम ये था कि तमाम चीजों का खालिक व मालिक अल्लाह है। हम सब आदम और हव्वा की औलादे हैं। रंग, नस्ल, जबान और इलाकायत की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक एक बड़ी नाइंसाफी और जुल्म है। तमाम इंसान हजरत आदम की औलाद हैं, इसलिए सबको एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। आपने फरमाया कि इंसानों में सबसे बेहतर वो है कि जो दूसरों के साथ हमदर्दी रखता हो, हुस्न अखलाक के साथ पेश आता हो और अपने रब का फर्मा बरदार हो। आपके अहकामात इस तरह से हैं: तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों और पड़ोसियों के साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आए। औरतों, गुलामों और यतीमों के साथ बेहतर सलूक करो। जो अपने बेटों और बेटियों में तफरीक नहीं करता और अपनी बेटियों की सही परवरिश करता है, वो जन्नत में जाएगा। जो बड़ों की इज्जत नहीं करता और छोटों से प्यार नहीं करता, वो हम में से नहीं। दुनियावी जिंदगी में मशगूल होकर ना रहो। तुम सबको अपने अपने आमाल का हिसाब अपने रब को देना है। आखिरत की कामयाबी ही असल कामयाबी है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करके जहन्नुम की आग से बचो। आप पर आपके रिश्तेदारों, मिस्कीनों और यतीमों का भी हक है, उनके हुकूक अदा करो। कारोबार में धोखा न करो। चीजों में मिलावट और नाप तोल में कमी न करो। बाजार में कीमत बढ़ने के लिए चीजों की जखीरा अंदोजी न करो। फिजूल खर्ची न करो। दरमियानी रास्ता इख्तियार करो। दूसरों की गलतियों को माफ कर दिया करो। दूसरों के ऐबों की तशहीर न करो, बल्कि छुपाओ। तुम्हारा रब तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालेगा। किसी पर झूठे इल्जामात मत लगाओ। लोगों को बुरे नामों से न पुकारो। बेहयाई, बेशर्मी के करीब कभी न जाओ, ख्वाह खुली हो या छुपी। दिखावे के लिए कुछ न करो, खुफिया तौर पर अतिया करो। एहसान करके एहसान न जताओ। रास्ते से तकलीफ दह चीजों को हटा दो। जमीन पर नरमी से चलो, गुरूर और घमंड न करो। जब बोलो तो अच्छा बोलो, वरना खामोश रहो। अपनी बात और वादे पर कायम रहो। सच्चाई और इंसाफ की गवाही दो, ख्वाह ये आपको या आपके खानदान के अफराद को बुरा ही क्यों न लगे। असल बहादुरी ये नहीं है कि किसी ताकतवर को शिकस्त दी जाए। बहादुरी ये है कि आदमी अपने गुस्से पर काबू पाले। मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो। जो खुद खाओ उसे दूसरों को भी खिलाओ, और जो खुद पहनो दूसरों को भी पहनाओ। जानवरों के साथ अच्छा सलूक करो। उनके साथ उनके इस्तेताअत से ज्यादा काम ना लो। जरूरत से ज्यादा कुछ भी इस्तेमाल न करो। पानी का गलत इस्तेमाल न करो, चाहे आप दरिया के किनारे ही क्यों ना हो।
अपने जिस्म, कपड़े और घर को साफ सुथरा रखो। औरतों, बच्चों, बीमारों और जंग में निहत्थे लोगों पर हाथ ना उठाओ। फलदार दरख्त ना काटो। जंगी कैदियों के साथ अच्छा सुलूक करो, उन पर तशद्दुद न करो। जब कोई बुराई देखो तो अपनी ताकत के मुताबिक उसे रोकने की कोशिश करो। अगर रोकने की इस्तेताअत ना हो तो दिल से बुरा कहो। ये ऐसी तालीमात थी जिससे आपने पूरी दुनिया को अपना गिरविदा बना लिया। फसीउर रहमान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। सदर जमहूरिया हिंद मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अपने पैगाम में कहा, ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है, मैं तमाम हमवतनों खुसूसन हमारे मुस्लिम भाई बहनों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को अमन व मोहब्बत का पैगाम दिया है। उनकी तालीमात हमें हम आहंगी और भाईचारे के साथ रहने की तरकीब फराहम करती हैं। आइए हम बनीनू इंसानियत के लिए मिलकर काम करने के उनके नज़रियात को याद करें। मिलादुन्नबी के मौके पर नायब सदर जमहूरिया हिंद की तरफ से मुबारकबाद। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। पैगंबर इस्लाम की इल्हामी तालीमात हमदर्दी, रवादारी और आलमगीर भाईचारे की मिसाल देती है। उनकी अमली ज़िंदगी अमन, इंसाफ और हम आहंगी से भरपूर मुआशरे की तामीर में हमेशा रहनुमाई करती रहेगी। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाया जा रहा है। मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा, मिलादुन्नबी मुबारक हो। मुझे उम्मीद है कि हमारे मुआशरे में भाईचारे और एहसान का जज्बा बढ़ता रहेगा। सब खुश और सेहतमंद रहें। ईद मुबारक। आज मौसीकी की मलिका लता मंगेशकर का यौम पैदाइश है। लता मंगेशकर को उनके यौम पैदाइश पर याद करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा, लता दीदी को उनकी यौम पैदाइश पर याद कर रहा हूँ। हिंदुस्तानी मौसीकी में उनका ताउन कई दहाइयों तक रहा है, जिसका असर हमेशा रहेगा। इसके रूह परवर परफॉर्मेंस ने गहरे जज्बात पैदा किए हैं। हमारी सकाफत में उनका हमेशा एक ख़ास मुकाम रहेगा। और मुल्क भर में 10 दिनों से जारी गणेश उत्सव आज गणपति विसर्जन के साथ खत्म होगा। गणपति बप्पा को आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर धूमधाम के साथ विदाई दी जाएगी। गणेश जी को जहानत का हामिल और रुकावटों को दूर करने वाला समझा जाता है। मजहबी अकायद के मुताबिक अनंत चतुर्दशी पर भगवान श्री गणेश अपनी दुनिया में वापस आते हैं और अपने साथ अकीदतमंदों के तमाम मसाइल और परेशानियां ले जाते हैं। रस्म के मुताबिक गणपति का विसर्जन करने से साल भर अकीदतमंदों के घर में दौलत, खुशी और खुशहाली रहती है। और खेल की खबरों में घुड़सवारी में एक और तमगा हिंदुस्तान की झोली में आया है। अनुष अग्रवाल और एट्रो ने एशियाई खेलों में कांसे का तमगा जीता है। एशियन गेम्स में ड्रेसेज में ये पहला हिंदुस्तानी इनफरादी तमगा है। अनुष और उसके घोड़े एट्रो ने इनफरादी लिबास में तीसरा मुकाम हासिल किया और 73.030 के स्कोर के साथ कांसे का तमगा जीता। टीम गोल्ड जीतने के बाद अनुष और एट्रो का ये दूसरा तमगा है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।